हेलो गाइज जी, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे, हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में यह मेरी पहली वीडियो है। पहली वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को आज हम रोज पर डे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम वर्णमाला को कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्णमाला से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों की श्रृंखला, पूरी 50 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो आज तक भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी प्रश्न बनते हैं सबको आज कवर करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ण जो होता है, एक होता है स्वर, और एक होता है दोस्तों व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो यही कहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कहलाती है वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। इसे याद रखेंगे। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आप ये ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। याद रखिएगा। जैसे वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और ये 52 वर्ण जो होते हैं इनका व्यवस्थित समूह, जैसे कि मान लीजिए अ आ, जिनको स्वर बोला जाता है, और जो क ख ग घ होते हैं जो व्यंजन बोला जाता है, एक क्रम में, निश्चित क्रम में होते हैं। को हम कहते हैं वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्णमाला बोला जाता है। आगे देखेंगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 52, 52 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 52 होती है। इसको याद रखिएगा। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं। पूरे मिलाकर 52 होती है। याद रखिएगा। बात करें हिंदी दिवस की, 16 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा, जो हिंदी की लिपि है वह क्या है? देवनागरी है। क्या दोस्तों? देवनागरी लिपि है। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि की विशेषता है कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। और याद रखिएगा, हिंदी परिवार क्या है? तो भारोपीय परिवार है। कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार है। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में वर्णन है हिंदी का। हिंदी का वर्णन किस में मिलता है? 343 अनुच्छेद में मिलता है। और मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 52 है। सभी चीज़ों को कवर करेंगे। आगे याद करेंगे, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। याद रखिएगा, कहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन होते हैं। याद रखिए। देखिए, जो एक ग और घ है यह क्या है? कंठ व्यंजन। याद रखिए, जो क वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। यहाँ पे ज और झ जो आप देख रहे हैं यह जो होता है इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। और यहाँ याद रखिएगा, और यहाँ पे ड और ढ है तो यह क्या है दोस्तों? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और यहाँ पे प और फ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है दोस्तों? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। तो कहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है। तो ढ और ढ को क्या बोला जाता है? मूर्धन्य व्यंजन बोला जाता है। याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और एक प वर्ग। सभी को देखिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क वर्ग होता है इसमें पाँच वर्ण होते हैं। और इसका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है। च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। आगे देखिएगा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है दोस्तों? मूर्धा होता है। सभी को याद रखिए, प्रश्न इसी से बनते हैं। अभी दे देगा आपको अड़ दे देगा, कहेगा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे मूर्धा। आगे देखिएगा, त वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है दोस्तों? दंत होता है। ये भी याद रखिएगा। और प वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ से, त का दंत से, ट का मूर्धा से, च का तालु से और क का कंठ से होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है जो इसका उच्चारण स्थान कंठ से हो? अभी बताएं हैं। कंठ ध्वनियाँ क ख ग घ अंग हैं। ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। कंठ ध्वनियाँ यही है आपकी। याद रखिएगा। और य और र के क्या है दोस्तों? यह अंत्यस्थ व्यंजन है। क्या है दोस्तों? ये अंत्यस्थ व्यंजन है। यहाँ पे च और ज कौन सा व्यंजन है? तालु व्यंजन है। और यहाँ पे ए देखिएगा, ए जो व्यंजन है क्या है? मूर्धा व्यंजन है। क्या है दोस्तों? मूर्धा व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं,
यहीं पे बात करेंगे एक बार स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो याद रखिएगा यह स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 25। कितनी होती है? 25। ये भी प्रश्न बनता है क वर्ग से लेकर और प वर्ग के जितने व्यंजन होते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या ऐसे भी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कि क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं इन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे? कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओठ होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन है। दोस्तों नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? नासिक व्यंजन को पंचमाक्षर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। नासिक व्यंजन को पंचमाक्षर भी बोला जाता है। जो वर्ग है ना, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का जो पांचवा वर्ण, जो च वर्ग है इसका पांचवा वर्ण, जैसे यहाँ पे अंग आ गया, ठीक ना। ऐसे ऐसे जो वर्ण हैं यही आपके नासिक या पंचमा अक्षर बोले जाते हैं। नासिक व्यंजन जो होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान नाक और मुंह से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? नाक और प्लस मुंह से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान हो उससे हम नासिक व्यंजन बोलते हैं, उसे हम पंचमाक्षर बोलते हैं। यह जो वर्ग हैं वर्ग का पांचवा या अंतिम वर्ण कहलाता है नासिक व्यंजन या पंचमाक्षर। चलिए इसमें देखते हैं निम्न में से नासिक व्यंजन कौन है। तो नासिक व्यंजन की बात करेंगे तो देखिए इया जो है कौन कौन दोस्तों? इया, यही पंचवा अक्षर है, इसलिए क्या है दोस्तों? नासिक व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? नासिक व्यंजन है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये स्वर है एनक वाला ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो इनको क्या बोलते हैं? इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ये बताना है दोस्तों। तो ए और ए का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ और तालव्य दोनों से होता है। किससे होता है दोस्तों? कंठ और तालव्य दोनों से होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इस आधार पर इसे कंठ तालव्य व्यंजन बोलते हैं। आगे देखेंगे हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अयोगवाह। जो अयोगवाह होता है अयोगवाह ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। एक बना होता है अंग से और दोस्तों एक बना होता है अ से। दो वर्णों से मिलकर बना होता है अंग और अ, इन्हीं को बोलते हैं अयोगवाह। जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रश्न एक और बनता है, जो अंग होता है इसको अनुस्वार बोला जाता है। ये भी बात याद रखिए, यहीं पे क्लियर कर लीजिए। इसको अनुस्वार बोला जाता है और अ जो होता है इसको विसर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? विसर्ग बोला जाता है। ये भी बात आप क्लियर रखिए। अयोगवाह दो वर्ण से मिलकर बने होते हैं अंग और अ। अंग को अनुस्वार बोलते और अ को विसर्ग बोलते, ये भी बात याद रखिए। वह व्यंजन क्या है? वह व्यंजन क्या है? सबसे पहले देखिए उष्म। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन? ए वाले श, ए श और ऐसे वाला श और ह। ये चार वर्ण क्या हैं? उष्म व्यंजन है। इनकी जब उच्चारण स्थान होता है तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है या उष्मा निकलती है, इस आधार पर इसे उष्म व्यंजन बोलते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कह दे तो ये भी चार होते हैं। कौन? य, र और ल और व, ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। महाप्राण और अघोष अभी आपको बताएंगे महाप्राण क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ण होते हैं उसे अल्प प्राण और महाप्राण में बांट दिया जाता है। तो अल्प प्राण जो 1, 3 और 5 वर्ण होते हैं उनको अल्प प्राण बोलते हैं और महाप्राण जो होते हैं वो 4 आपका और 4 और इसके बाद नहीं 2 और 4 हो जाएगा। को क्या क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे महाप्राण। महाप्राण और अल्प प्राण हो जाएगा 1, 3, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि वह व्यंजन क्या है। तो वह व्यंजन क्या है? य, र, ल, व। ये व किस में आ रहा है दोस्तों? अंत्यस्थ में आ रहा है, इसलिए क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिए गए हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। भारत की लिपि देवनागरी है और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, याद रखिएगा। और भारतीय लिपि में जो जो आपकी ध्वनियाँ हैं वो कितनी है? 52 है। अर्थात वर्णों की संख्या कितनी है प्यारे? 52 है। और ये 52 क्या क्या मिलकर बनते हैं? स्वर और प्लस के व्यंजन। क्या दोस्तों? स्वर प्लस के व्यंजन, याद रखिएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 होती है। और अगर कुछ व्यंजनों को छाट दें तो कहीं 31 भी मिला हुआ लिखा हुआ आ जाएगा, 33 भी लिखा हुआ आ जाएगा। इसलिए आप भ्रमित मत होइएगा। कुछ व्यंजनों को छाट के 33 रखा जाता है, जैसे संयुक्त हो गया, अंत्यस्थ हो गया। कुछ व्यंजनों को जब छाटा जाता है तो 33 लिखा जाता है, लेकिन जो मूल रूप से स्वर और व्यंजन देखेंगे तो 11 और 41 होगी। पूरी संख्या आपकी 52 हो जाएगी, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से दोस्तों? यहाँ पे देखिए, छतरी वाला 6 और ये त्रय और यहाँ पे आज्ञा और श्री वाला ये 6, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ये 4 हैं। अभी हम बताएंगे आपको कैसे इनका निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं, प फ ब भ म व्यंजन क्या है? याद रखिएगा, जब ये व्यंजन की बात करें मतलब इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? ओष्ठ से होता है। तो यह ओष्ठ व्यंजन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? अभी बता दिए हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो आप देख लीजिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर ट वर्ग के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25, अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या होते हैं? ये दोस्तों स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुप्त स्वर। कौन दोस्तों? प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है इनकी संख्या 4 होती है, प्लुप्त स्वर की संख्या 7 होती है। ये देखिएगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो देखिए, अ, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री, ये आपके ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। यहीं पे ए आ हो गया, बड़ी ई हो गई, ये बड़ा ऊ हो गया और एनक वाला ए और ओ और इसके बाद क्या आ गया? औ। ये आपके क्या हैं? ये आपके दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। यही आपके वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुप्त स्वर होते हैं, इसमें जो होता है ओम, जैसे ऐसे ही आपको लिख दिया जाए, इसमें स्वरों का क्या होता है? लोप होता है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर क्या हैं? तो स्वर हैं। क्या दोस्तों? स्वर हैं। ये बात याद रखिएगा। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी के उपयोग के बोले जाते हैं। व्यंजन जो होता है यह स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। मात्रा जो होता है, स्वरों को ही मात्रा बोलते हैं। जैसे कि मान लो आ, ये आ लिख दिया, तो यहाँ पे आ जो है ये क्या है? मात्रा है दोस्तों। विसर्ग क्या होता है? जैसे अह हो गया, जैसे किसी भी शब्द के पीछे ऐसे 2 पॉइंट लग जाएं, इसी को विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का मतलब होता है अलग करने वाला। ये भी याद रखिएगा। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ क्या हैं? तो ये सभी ध्वनियाँ क्या हैं दोस्तों? अरबी फारसी हैं। क्या हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। क, ग, ज और फ अरबी फारसी की ध्वनियाँ। कोई भी वर्णमाला से प्रश्न नहीं बचेगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कहे जाते हैं? तो प्यारे, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकले या संघर्ष हवा निकले या रगड़ के थ्रू हवा निकले, उसे हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन यही है, श, श और ह। इसी को क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं दंत व्यंजन। और ये जो होता है ट, ठ, ड को क्या बोलते हैं? मूर्धा व्यंजन बोलते हैं। मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान होता है और इसको बोलते हैं तालु व्यंजन। इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तालु है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहीं पे आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जो ये ढ और ढ है, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है पूछ देता है, तो 2 होती है। ढ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये भी बात याद रखिए। यहाँ पे देखिए, जो छत्री ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा, छत्री ध्वनि आपकी आती है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। ये संयुक्त वर्ड है और इसका निर्माण क और आधा क और स से मिलकर बना है। ये भी याद रखिएगा, ये जो बना है क और स से मिलकर बना है, इसे आप लोग संयुक्त वर्ड बोलते हैं, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, हिंदी शब्दकोश के छत्री का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अभी आपको बताएं, इसका निर्माण क और स से होता है, अर्थात क के बाद आता है। किसके बाद आता है दोस्तों? क के बाद आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनेगा तो ऐसे आप निकालिएगा। आज्ञा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? तो आज्ञा ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो आज्ञा है वह ज, आधा ज और इया से मिलकर बना है। किससे बना है दोस्तों? ज मतलब आधा ज और इया से मिलकर बना है। जो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या बोलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जब आप देखिएगा किसी वर्णों का उच्चारण करिएगा और केवल टू केवल आपका श्वास का प्रयोग होगा तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा, उसको आप लोग अघोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे, याद रखिएगा। जो अघोष होते हैं इनका देखिएगा, अघोष जो होते हैं 1 और 2 को अघोष बोलते हैं, यहाँ पे 3, 4 और 5 को सघोष बोलते हैं, और अल्प प्राण जो होता है वह 1, 3, 5 को अल्प प्राण बोलते हैं, और महाप्राण जो होता है 2, 4 होता है। अब आप इसको कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने क वर्ग लिख दिया, क, ख और ग और घ और अंग, याद रखिएगा। अगर मैं ऐसे लिख दिया और मैं कह दूं कि क क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है। अब आप देखिए अल्प प्राण क्या होता है, 1, 3, 5 होता है। मतलब इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 और इसको 5 करिए। ठीक, अब देखिए 1 के सामने क, 1 के सामने तो अर्थात क क्या है, अल्प प्राण है। 3 अल्प प्राण होगा मतलब ग अल्प प्राण है। 5 अल्प प्राण होगा मतलब अंग अल्प प्राण है। अब महाप्राण की बात करेगा तो देखिएगा 2, 4 ख महाप्राण है, और इसके बाद घ क्या है, महाप्राण है। इसी तरह अघोष सघोष इसमें छाटा जाता है। अघोष क्या है, आपका क और ख अघोष है, और इसके बाद ग घ अंग क्या है दोस्तों, सघोष है। ऐसे आप अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण की पहचान करते हैं। आगे देखिए घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, या क वर्ग की ध्वनि है, और क वर्ग में जितने वर्ण हैं सबका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ये बात आपको पता है। जो तालु है वह च वर्ग का उच्चारण स्थान है, दंत जो है वह त वर्ग का उच्चारण स्थान है, और मूर्धा जो है वह आपका ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। सभी को देखेंगे, सभी को याद करेंगे। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपका आज्ञा है, जो किससे बना है, ज और इया से मिलकर बना है, आधा ज और इया से। इसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन आज्ञा का रूप। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। याद रखिएगा दंत कौन कौन होते हैं। दंत आपका जिसका उच्चारण स्थान दांत से हो उसे हम दंत वर्ण बोलते हैं। तो दंत वर्ण है। यहाँ पे देखिएगा आपका न दंत वर्ण है, द दंत वर्ण है, लेकिन ट नहीं है, तो इसलिए ट डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब ट क्या है दोस्तों, तो आपका मूर्धा ध्वनिया है, या उसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, मूर्धा है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। याद रखिएगा व्यंजन कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए ऊ क्या है दोस्तों, ऊ आपका स्वर है। क्या है दोस्तों, स्वर है। और स्वर में भी पूछे तो ह्रस्व स्वर है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह आपका व्यंजन नहीं है। क्या है दोस्तों, स्वर है। ख आपका व्यंजन है, र आपका व्यंजन है, यह भी आपका व्यंजन है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, किसका उच्चारण स्थान ओठ नहीं है, आपको बताना है। देखिएगा आप लोग, देखिएगा प ये ओष्ठ ध्वनि है, ब ओष्ठ ध्वनि है, म और त म देखिएगा म भी ओष्ठ ध्वनि है। प फ ब भ म ये ओष्ठ ध्वनि है, लेकिन त क्या है दोस्तों, त आपका दंत ध्वनि है। इसलिए पूछा है कि कौन ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ये डी वाला नहीं है। ये कौन सी ध्वनि है दोस्तों, ये दंत ध्वनि है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान दांत है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है, आपको बताए हैं। अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अनुस्वार और विसर्ग, और यही देखिए विसर्ग है। और अनुस्वार जो होता है अ को अनुस्वार बोलते हैं, और विसर्ग जो होता है वो अलग करने वाला ए होता है, विसर्ग का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, विसर्ग। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक रूप और बताऊंगा। अगर कह दें हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। लिखने के आधार पे अगर पूछ दे तो 11, और पढ़ने के आधार पे पूछ दे तो 10। जो ऋषि वाला री होता है ना, इसको री न लिख के इसको र में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसलिए जो बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और अधिकतर तो यही पूछता है कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर
नहीं है। याद रखिए, अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन इया जो है यह स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। क्या दोस्तों? व्यंजन है, और व्यंजन में भी नासिक व्यंजन है, और नासिक व्यंजन आप लोग इसको याद रखिएगा, नासिक व्यंजन या पंचमा अक्षर भी इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? आप लोग बताइएगा। आप हिंदी में पढ़िएगा, री भी आपको मिल जाएगा, क्री भी मिल जाएगा, अंगा भी मिल जाएगा, लेकिन श्री नहीं मिलेगा, इसलिए इसको मानक जो रूप स्थान नहीं दिया गया है हिंदी वर्णमाला में, ये बात याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बार बार बताएं, व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। यहीं पे आपको बता दें, पूछेगा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 बोलिएगा। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। वो पूछ देगा अंत्यस्थ या अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उष्म व्यंजनों की संख्या कह दे 4, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कह दे 4, 2, ढ और ढ, या ये याद रखेगा, सभी चीज़ें याद रखेगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कह दे 4, ऐसे चीज़ों को याद रखिए, सभी चीज़ पूछ सकता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? तो जो पक्ष स्वर के बारे में बात करेंगे, तो पक्ष स्वर कौन सा है? तो आ जो है, क्या है दोस्तों? पक्ष स्वर है। कौन सा स्वर है? आ पक्ष स्वर है। आगे देखिएगा, छतरी वाला छय, छाता वाला छय है, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप देखिएगा, जो छाता वाला छय का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। क्या होता है दोस्तों? तालव्य होता है। ये देखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका तालव्य से उच्चारण स्थान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? याद रखिए, छतरी भी है, और यहाँ पे त्र भी है, आज्ञा भी है, जो स्र है यह नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। ये देखिएगा, ये कौन सा व्यंजन है? या उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए स, और ऐसे स आ जाएगा, फिर ऐसे स आ जाएगा, फिर ह आ जाएगा, इसी को क्या बोलिएगा? उष्म व्यंजन बोलिएगा। ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों यहीं पे आपको बता दूं, ये छतरी वाला छ है, या किससे मिलकर बना है? क और स से मिलकर बना है, आधा क और स से। यहाँ पे आधा त और र से मिलकर बना है। आज्ञा ज और इया से मिलकर बनी, ये संयुक्त वर्ण होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और जैसे यहाँ पे देखिए, ये श्री है, यह जो मिलकर बना है आधा स और र से मिलकर बना है। ऐसे आपके बनते हैं संयुक्त वर्ण। पूछ देता है सभी संयुक्त वर्ण, कैसे होता है संयुक्त वर्णों के निर्माण, तो आप इसको देखते रहिए, जानते रहिए। संयुक्त वर्ण होते हैं 4। तालव्य व्यंजन कौन है? यहाँ पे देखिए, तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है, उसे हम तालव्य व्यंजन बोलते हैं। याद रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन जो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, यही आपका तालव्य व्यंजन है। पहले मिल गया, इसका उच्चारण स्थान तालु है। जो आपका च वर्ग होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसी को बोलते हैं तालव्य व्यंजन। च वर्ग को बोलते हैं तालव्य व्यंजन। ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो आपको बार बार बताएं, ये अंत्यस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। जो स, ए वाला श और श और ह होते हैं, इनको बोलते हैं उष्म व्यंजन। ये भी बात याद रखेंगे। अनुनासिक का संबंध होता है, तो जो अनुनासिक का संबंध किससे होता है, अगर इसकी बात करेंगे, तो अनुनासिक किसे बोलते हैं? पंचमा अक्षर को अनुनासिक बोला जाता है, और इसका जो संबंध होता है मुंह और नाक से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे, ऑप्शन नंबर सी, मुंह और नाक से इसका उच्चारण स्थान होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन अभी आपको बताए हैं, पंचमा अक्षर को बोलते हैं। हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक कहलाता है। इसका मुंह नाक से इसकी उत्पत्ति होती है, और वर्ग का पांचवा अक्षर ही अनुनासिक या पंचमा अक्षर बोला जाता है। आगे देखिएगा, च और छ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो च और छ वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, अगर उच्चारण स्थान की बात करिएगा, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, और इसी च वर्ग में पड़ता है छ वर्ण आपका, यह तालु है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ की बात करेंगे कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। आप बोलिए ओ, तो इसमें कंठ से और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे कंठ ओष्ठ ध्वनियाँ बोलेंगे। किसको बोलेंगे दोस्तों? ओ को कंठ ओष्ठ ध्वनि बोलेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका उच्चारण करने में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंठ ओष्ठ ध्वनियाँ। आगे देखते हैं, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम कौन सा है? तो भाषा निर्माण की जो इकाई है, उसका सही अनुक्रम आप देखिएगा, सबसे क्या हो जाएगा?
ध्वनि, ध्वनि पहले आएगा, यहाँ पे देखिए ध्वनि है, फिर इसके बाद ध्वनि के बाद शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर पद बनते हैं और पद मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। तो जो लौ देखिएगा, प्रयत्न के आधार पर लौ जो होती है वह पार्श्विक ध्वनि होती है। क्या होती है दोस्तों? पार्श्विक ध्वनि होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ दो होती है, ढ और ढक्कन वाला ढ, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त ध्वनि, ये भी बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अंत्यस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। अंत्यस्थ भी 4 होते हैं और उष्म भी 4 होते हैं। य, र, ल और व क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। और ये स और स और ह ये क्या है? ये आपके उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन स, स, ह जिसके उच्चारण में उष्मा निकले, गर्म हवा मुख से निकले। यह, र, ल, व क्या है? यह अंत्यस्थ व्यंजन है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिएगा, दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है। यहाँ पे देखिएगा, ये दीर्घ ऐसे लिखा है दोस्तों, इसका वर्ण विच्छेद पूछा है कि इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो अगर वर्ण विच्छेद के बारे में बात करिएगा तो ये री है ना, ये री है ना, ये ऋषि वाला री है, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर इसकी उच्चारण स्थान के बारे में अगर आप देखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो जब इसको आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे द, री, र, अ ये हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा द, र, अ, उ, फिर ग और अ। जब इसको आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह ए वाला आपका सही हो जाएगा, यही होता है दीर्घ। ठीक ना, इसको आप लोग कवर करिएगा। यहाँ पे देखिएगा द होगा, फिर इसके बाद ऋषि वाला री होगा और इसके बाद ग होगा और इसके बाद क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। इस रूप को देखिए, ऑप्शन से अच्छा है कि इस रूप को देखिए, आपका यही ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा आपका मिसप्रिंट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। तो वर्ण कौन सा है जो स्वर है? यहाँ पे देखिए, ये स्वर का हिस्सा है और ये सभी क्या है? व्यंजन के हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा। उष्म व्यंजन कौन सा है? स, स, ह को उष्म व्यंजन बोलते हैं, इसकी संख्या 4 होती है, यही आपका उष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है दोस्तों? उष्म व्यंजन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो उद्यान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद देखिएगा वो क्या होगा? उ होगा, उ होगा और आधा द होगा और इसके बाद य होगा और इसके बाद आ होगा और इसके बाद आधा न और अ होगा। तो दोस्तों इसको आप कहाँ पे मिलेगा? आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यान का यही संक्षिप्त या सही रूप है, ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? तो पक्ष स्वर के बारे में बात करिएगा तो पक्ष स्वर, स्वर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर में स्वर को बांटा जाता है। तो पक्ष स्वर आ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आ को पक्ष स्वर बोला जाता है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? तो 52 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 52 है। या ध्वनियाँ भी पूछेगा तो आप 52 के साथ जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा, आपका दे दिया है कि छतरी किससे मिलकर बनी है? तो क और स से मिलकर बनती है और ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। यहाँ पे छतरी वाला छ, त्र और आज्ञा और दोस्तों ये स्र, इन्हीं को बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो किसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? अगर आप इसको द्वित्व व्यंजन का बारे में बात करिएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब आप इसमें देखिए कौन ऐसा वर्ण है जिसमें क से लेकर म तक का वर्णन है। यहाँ पे देखिए क, र, ल, ह दे दिया, गलत हो गया दोस्तों। इसमें य दे दिया, गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे क, च, प, द ये आपका सही है। यहाँ पे देखिए स दे दिया तो इसलिए गलत हो गया, ह दे दिया तो क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए स्पर्श व्यंजन कौन है? क, च, प, द को स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से जरूर लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही आपकी तैयारी की वीडियो हर रोज़ मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, दीजिए हमें विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।